अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15.5 टॉपिक जिसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। और उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ साथ एक क्विक चेक है उसको भी हम इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आपको पता ही है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हो इस चैप्टर के पिछले वाले, तो वहां पर आपने ये चीज नोट की होगी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं आपको कॉन्सेप्ट से रिलेट करके, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने ऊपर टॉपिक में लेके आते हैं ना, उससे रिलेट करके फिर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। और मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि रियल लाइफ के अंदर आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह करेंगे। तो बस ये चीजें जो है ना आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करेंगी। अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से लेंगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, जस्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फॉर्मूला को रटा लगाएंगे और डाटा पुट करके आंसर निकालेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि भाई एक्सपेरिमेंटली हमने ये स्टेटमेंट किस तरह बनाई है और इसका जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर थ्योरेटिकल पढ़ा है, यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे किस तरह एग्जाम्पल रिलेट होती है। तो बस यही जो चीजें हैं ना, ये आपको बाकी स्टूडेंट से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो अब हम इसी चीज को लेके चलते हैं आज के लेक्चर के अंदर भी। अब हम इस चीजों को रीड करते जाएंगे और साथ साथ आपको हर हर लफ्ज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। कहता है द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इन चार लफ्जों को याद रखना, इंपीरिकल फॉर्मूला की जो डेफिनेशन है इन चार लफ्जों के अंदर ही छुपी हुई है। मैं आपको एक एक लफ्ज का मतलब समझाऊंगा डिटेल से। कहता है द फॉर्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला की यहाँ पर वो डेफिनेशन दे रहा है। कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के दरमियान में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितनी है वो आपको बताएगा इंपीरिकल फॉर्मूला। इसका कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको क्लास 9 वाला कॉन्सेप्ट भूल गया तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। यहां पर अगर आप नोट करो, लिखा हुआ है सिंपलेस्ट होल नंबर। अब ये सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, उर्दू में आप ट्रांसलेट करो, इसका मतलब होता है सादा। ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 1 2 3, जो सिंपल नंबर होते हैं ना, ऐसे नंबर जो कि पॉइंट्स के अंदर ना हो। ठीक है, 1.1 2.5 2.6, जो पॉइंट्स में नंबर ना हो और सिंपल नंबर हो 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास होल नंबर है। अब रेशो क्या होता है? रेशो असल में निकला है ये मैथ के कॉन्सेप्ट से। तो मैथ में हम रेशो पढ़ते होते हैं। हम कहते हैं कि रेशो जो होती है ना वो होता है तनासुब, यानी कि दो आपके पास चीजें हैं, उन दो चीजों का कंपैरिजन कि एक के मुकाबले में दूसरी चीज कितनी है। तो ये हमारे पास होता है रेशो। अब हम डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। कहता है द फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताए एटम्स के दरमियान में जो कि एक कंपाउंड के अंदर अवेलेबल है। तो होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मजीद आगे एग्जांपल्स भी करेंगे ना तो डेफिनेशन मजीद आपको पक्की होती जाएगी। आगे कहता है फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फॉर्मूला एक्चुअल में है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका है, अभी आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह निकलता है। तो ये H2O2 हमारे पास है एक कंपाउंड। इसका अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो वो हो जाएगा HO। देखो यहाँ पर अगर आप नोट करो, हमारे पास दो हाइड्रोजन है और दो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो रेशो क्या बन जाएगी, 1:1। तो कॉन्सेप्चुअली हम इसको काटते नहीं होते, हम इसको इस तरह बोलते हैं कि ये देखो 2 है ना, तो अब इन 2 में से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आप बताओ कि छोटा नंबर कौन सा? आप कहेंगे सिर्फ है ही 2, तो छोटा नंबर भी वही होगा ना। तो हम ये कहते हैं कि आप छोटे नंबर से आप डिवाइड कर दो। आप 2 को भी 2 से डिवाइड करें और इस वाले 2 को भी आप 2 से डिवाइड करें, यानी कि हाइड्रोजन के 2 को भी आप 2 से डिवाइड करें और ऑक्सीजन के 2 को भी आप 2 से डिवाइड करें, तो ये ऊपर नीचे 2 2 करता है, फिर हमारे पास 1:1 आंसर आ जाएगा। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सादा फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं कि मजीद आगे ये कैंसिलेशन ना होती हो इसमें। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल चुके हैं इसका। दैट ऑफ वाटर H2O। अब H2O के आप खुद ही नोट करो, यहाँ पर H2O लिखा है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। क्या ये मजीद आगे कट सकता है? आप कहेंगे नहीं कट सकता। कह सकते हैं कि जो हमारे पास H2O है जो कि वाटर है, तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यानी कि फर्दर ये मजीद नहीं काट सकते हम इसको, तो ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही होगा जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एंड फॉर द बेंजीन, अब बेंजीन हमारे पास कंपाउंड है, क्या लिखा हुआ है, C6H6। अब आप इन दोनों 6 में से बताओ कि छोटा नंबर कौन सा है? आप कहेंगे दोनों ही 6 हैं। तो दोनों ही, यानी कि छोटा इसमें 6 ही हो गया ना। तो आप कहेंगे 6:6। अब इनको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, जो छोटा नंबर होता है ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये असल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आप सिर्फ याद करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बस ये कह देंगे भैया अच्छा 6:6 है, तो 6 और 6 आपस में कट गए हैं, तो हमारे पास 1:1 आ गया। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे छोटा नंबर होता है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे 6 को, ऊपर नीचे 6 कट जाएगा, यहाँ से भी ऊपर नीचे 6 कट जाएगा, तो 1:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने बस ये कहना है देखो भाई 6:6 है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये आमने सामने 6 से कट गया तो 1:1 आ गया। आप बोलने में इस तरह बोल सकते हैं, सो कोई मसले की बात नहीं है। तो बस यहां तक हमने जो है ना बेंजीन का हमारे पास क्या बन गया,
C1H1, 1 तो हम नहीं लिखते होते, तो जस्ट हमारे पास CH बन गया, जो कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ तक आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ लिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह डिनोट करते हैं इसको हम, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो किस तरह की दिखेंगी हमें। तो यहाँ तक हमने बेसिक बातें समझ ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहता है ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज फॉर्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। अब इस बात को आप जरा ध्यान से समझो। देखो, अगर ना आप चलो इस डायग्राम की तरफ, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक कोवलेंट कंपाउंड जिसका नाम है वाटर, जिसका नाम है वाटर, ठीक है, ये हमारे पास है वाटर। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने NaCl का क्रिस्टल लैटिस। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जब आप किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा देखेंगे ना, जब आप वाटर का हिस्सा देखेंगे तो वाटर में होता ये है कि H2O इस तरह आपस में बॉन्ड करके बैठे हुए होते हैं। एक H2O अलग बैठा हुआ है, इसके बाद नीचे एक और H2O बैठा होगा आसपास, और अलग अलग H2O बैठेंगे। यानी कि पूरा एक कोवलेंट कंपाउंड में ना पूरा पूरा एक मॉलिक्यूल्स अलग अलग हमें रिप्रेजेंट हो जाता है, हमें शो हो जाता है। ठीक है, जब हम एक अपरेटस के साथ, जो महंगे अपरेटस होते हैं ना हमारे पास, उनके थ्रू इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में जब हम बात करते हैं ना किसी आयोनिक कंपाउंड की, जैसे कि NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl अब आप नोट करो यहाँ पर, अगर आप अज्यूम करो ये जो ग्रीन वाले हैं ये सोडियम के आयंस हैं, और ये जो पर्पल वाले हैं ये Cl के आयंस हैं, तो क्या यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है कि हमारे पास NaCl इकट्ठा, जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे बैठे हुए थे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या NaCl यहाँ पर आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं? आपको ऐसा नजर आ रहा है कि एक Na है उसके साथ एक Cl है? ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है सबसे छोटा यूनिट, उसका होता है क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक झुमगट्टा सा बना हुआ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। अब यहाँ पर होता यह है कि एक पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि जिस तरह Na है, और उसको ना बाकी बाकी जो Cl आयंस हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो 6 Cl आयन उनको घेरा हुआ होता है। सिमिलरली एक Cl आयन हमारे पास जो होगा ना, उसको बाकी पॉजिटिव वाले जो Na आयंस है ना, उन्होंने घेरा हुआ होता है। तो इस तरह हमारे पास एक क्लस्टर सा होता है, झुमगट्टा सा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, प्रॉपर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर। जिस तरह कोवलेंट कंपाउंड के अंदर होते हैं ना प्रॉपर मॉलिक्यूल शो हो रहे होते हैं हमें, इस तरह हमें आयनिक कंपाउंड के अंदर प्रॉपर मॉलिक्यूल शो नहीं होते, तो आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका ये सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। अब इंपीरिकल फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? इंपीरिकल फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि भाई जितनी तादाद में आपके पास पॉजिटिव आयन है ना, उतने ही तादाद में आपके पास नेगेटिव आयन है, अगर आप एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखो एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर ना लाखों करोड़ों पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं और लाखों करोड़ों नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि Na हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, यानी कि सबसे छोटे यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास 1 लाख जो है ना हमारे पास पॉजिटिव आयन है, और 1 लाख हमारे पास नेगेटिव आयन है, तो क्या हम इसको इस तरह लिखेंगे? ये लिखना बड़ा अजीब हो जाएगा, तो हम इसको लिखते ही नहीं है, हम जस्ट उसको NaCl लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने लिखा है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। इट मींस कि जितनी तादाद में Na के आयंस है ना, उतनी ही तादाद में Cl के आयंस हैं एक पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने ज़्यादा ही डेप्थ में ले गया, इतना डेप्थ में लेके जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बातें सारी की हैं। अब कहता है दीज फॉर्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन द आयंस। अभी जो NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है, इसको हमने NaCl ही इसलिए लिखा है क्योंकि जितनी तादाद में हमारे पास Na के आयंस है, उतनी ही तादाद में हमारे पास Cl के आयंस है, ताकि ये आपस में स्टेबल रहे। The formula of the sodium chloride NaCl represents the simplest ratio between sodium and chloride and present in it। ये बात हम करके आ चुके हैं। Similarly, the formula of the calcium chloride, अब इसके मुकाबले में कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहा है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Ca कैल्शियम क्लोराइड Cl2, ये हमें ये बता रहा है कि the ratio present between the calcium and chloride ion। अब यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो कैल्शियम है ना वो एक है, इसके मुकाबले में पढ़ के आए ना, रेशो कहते हैं तनासुब को, कि एक के मुकाबले में दूसरा एटम कितना है, तो इसके मुकाबले में हमारे पास Cl2 है, तो इसकी रेशो 1:2 हो जाएगी। देख रहे हो ना आप Cl2, यानी कि हर एक कैल्शियम आयन को 2 क्लोराइड आयन चाहिए होते हैं ताकि ये CaCl2 स्टेबल एक हमारे पास कंपाउंड बन जाए। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ NaCl की, तो NaCl की रेशो क्या होती है? 1:1, यानी कि अगर फर्ज करो 1 लाख हमारे पास Na आयंस है ना, तो 1 लाख ही Cl आयंस होने चाहिए ताकि हम NaCl को एक स्टेबल कंपाउंड कंसीडर करें। तो होप सो आपको बात समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। सिंस द इंपीरिकल फॉर्मूला डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, हमें पता है कि इंपीरिकल फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता होता है। Rather it represents the simpler ratio of minimum ratio present between the atom। कहता है कि हमें पता है कि इंपीरिकल फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा किसी कंपाउंड में कितने अवेलेबल हैं। देखो, अब बेंजीन की हम बात कर रहे थे ना, तो बेंजीन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? C6 और H6, लेकिन इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है इसका? वो है CH। तो हमें क्या एक्चुअल नंबर बताया इंपीरिकल फॉर्मूला में? आप कहेंगे नहीं बताया। अब इसलिए वो कह रहा है कि हम इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या बताते हैं? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी कि हमारे पास जितनी तादाद में एटम्स है ना, वो आपस में किस हद तक
कितनी हद तक वो कट सकते हैं आपस में, कैंसिलेशन हो सकती है, तो आप वो काट दो तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी। इट इज पॉसिबल दैट सम कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। मिसाल के तौर पे बोथ एसिटाइलिन C2H2 एंड बेंजीन C6H6। अब आप नोट करो, एसिटाइलिन है ये, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, ये बेंजीन है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। लेकिन जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो दोनों का सेम है। देखो ये 2 2 है ना, 2 2 से कट जाएगा तो CH आ जाएगा एसिटाइलिन में, ये 6 6 से कट जाएगा आपस में तो बेंजीन में हमारे पास CH आ जाएगा। तो आपने नोट नहीं किया कि दोनों जो हमारे पास हैं उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ गया। इन द सेम वे एसिटिक एसिड, अगर हम बात करें एसिडिक एसिड की एंड ग्लूकोस, और हम बात करें ग्लूकोस की, ठीक है, एसिडिक एसिड क्या होता है, वो जो विनेगर के अंदर होता है, सिरके में होता है, और ग्लूकोस हमें पता है शुगर होती है, ऑल्सो हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम है। अच्छा किस तरह सेम है, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ना एसिडिक एसिड की, तो लिखा हुआ है कार्बन, एक कार्बन ये, कार्बन ये, तो 2 कार्बन हो गए हैं, और 3 हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, H4 हो गए हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये O2 हो गया। अब आप बताओ कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, 4 है, या फिर 2 है। आप कहेंगे सर 2 ही है, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 2 4 से कटेगा तो 2 रह जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, तो कार्बन 1 रह गया, हाइड्रोजन 2 रह गए, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 1 रह गया, तो 1 हम ना लिखें तो बेहतर है, तो CH2 और O, तो हमारे पास ये इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया किसका, एसिटिक एसिड का। सिमिलरली ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में आप मुझे बताएं कि हमारे पास 6 छोटा नंबर है या फिर 12 छोटा नंबर है। आप कहेंगे सर 6 है, तो डिवाइड बाय 6 इसको भी कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाय 6 कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो 6 6 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 6 12 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये 6 6 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया C1, यानी कि सिंपल C लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 आ गया और ऑक्सीजन 1 आ गया। तो सेम आप नोट कर सकते हैं कि ग्लूकोज का और एसिटिक एसिड जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक तो एसिड और एक शुगर है, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, फिर भी इनका इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है। तो हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल तो लेते हैं, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब वो जरूरी इसलिए है क्यों, अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि भाई हमारे पास जो स्पेसिफिक कंपाउंड है वो कौन सा है, वो एसिडिक एसिड है या ग्लूकोज है। इंपीरिकल फॉर्मूला तो दोनों के सेम है, तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे हमारे पास एसिडिक एसिड है या फिर ग्लूकोज है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास एक्चुअल में ये कंपाउंड है कौन सा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मजीद बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंपीरिकल फॉर्मूला को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5 स्टेप्स हैं। अब इन्हीं 5 स्टेप्स को ना हम ये जो नीचे न्यूमेरिकल दिया गया है ना, इससे रिलेट करेंगे। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कहते हैं डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, यानी कि आपके पास एक सैंपल है, एक सैंपल है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। अब वो सैंपल है, आपने उस सैंपल का एनालिसिस किया है। अमूमन अमूमन हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली इसको इस तरह करते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, तो उसके लिए हम एक अपरेटस या एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंबशन एनालिसिस। तो कंबशन एनालिसिस के थ्रू हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या फिर आपने मेटल्स की निकालनी है ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो फिर आप ना XRF एक फिनोमिना है, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। तो बुक ने नहीं बताया हुआ कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपने कैसे निकालनी है, लेकिन हमने बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली हम कंबशन एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेटल्स के केस में हम XRF के थ्रू परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं। अगर आप बुक को देखें तो बुक ने जब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ना, तो उसने ऑलरेडी हमें परसेंटेज दे दी है। अब इसने किस तरह निकाली है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए एक्सपेरिमेंटली, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसने ये निकाल लिया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, अब हमने मोल्स ऑफ एलिमेंट निकाला है। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। अब देखो बड़ा आसान और सिंपल सी बात है। सबसे पहले कहता है कि आपके पास परसेंटेज आ गई है, न्यूमेरिकल्स में इसने ऑटोमेटिकली दे दी। उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है कि आपने इस परसेंटेज को क्या करना है, आपने परसेंटेज को लिखना है ग्राम्स के अंदर, ठीक है। जब जो परसेंटेज आपके पास है ना, आपने उसको लिख लेना ग्राम के अंदर। जब आप ग्राम के अंदर लिख लेंगे, उसके बाद कहता है भाई आपने उसके निकालने नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपने इस तरह निकालने हैं कि आपने देखना है कि पहले आपके पास परसेंटेज कितनी अवेलेबल है, यानी कि जो आपने ग्राम में कन्वर्ट किया ना उसको आप लिख देंगे ऊपर, और जो मैग्नीशियम का अपना एटॉमिक मास होता है उसको आप लिख देंगे नीचे। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये बात भी हमने क्लियर कर लिया। कहता डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, दिस रेशियो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स। बड़ा आसान है ये। अब कहता है अगला स्टेप जो हमारे पास है ना, आपने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने निकालनी है रेशोस। यानी कि रेशोस का मतलब है कि एक एलिमेंट के मुकाबले में दूसरा एलिमेंट कितनी तादाद में अवेलेबल है, ठीक है। एक के मुकाबले में दूसरा कितना अवेलेबल है, तो हम निकालेंगे एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे निकालनी है, देखो मैग्नीशियम के एटॉमिक रेशो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम का जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे ना 1.05 वो लिख दिया। अब नीचे क्या लिखना है,
अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता के आया हूं, हम क्या करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हुए हम डिवाइडेड बाय सबसे छोटा नंबर कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा नंबर है या फिर ये छोटा नंबर है। आप कहेंगे सर 1.05 छोटा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 1.05 कर देंगे। तो मैग्नीशियम जिसका मोल ही 1.05 है और सबसे छोटा नंबर इन इसमें से और इसमें से 1.05 बन रहा है, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 आपके पास। आपने निकालने Cl का, तो Cl के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 2.10, आप लिखेंगे इसको ऊपर और डिवाइड किससे करेंगे छोटे नंबर से। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा, वही 1.05, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो होप सो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब आपने निकालनी है रेशोस। अब रेशोस निकालने के बाद क्या करना है, इफ द एटॉमिक रेशो ऑब्टेन्ड इन सिंपलेस्ट होल नंबर। अब डेफिनेशन में हम बार बार ये बात पढ़ के आए हैं कि इंपीरिकल फॉर्मूला होता ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। इट मींस कि आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि हो 1 2 3 इस तरह का नंबर हो, ये ना हो कि पॉइंटों में आपका आंसर है। अच्छा, अगर आपके पास एटॉमिक रेशो आ गई है सिंपलेस्ट होल नंबर में, इट तो इससे आपका इंपीरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई दिस रेशो विद सूटेबल डिजिट्स टू गेट द होल नंबर रेशो। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास पॉइंटों में आंसर आ गया ना, तो आप क्या करें, कोई एक ऐसा नंबर लें कि जिससे आप उस पॉइंटों वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक प्रॉपर होल नंबर के अंदर आपका आंसर आ जाए। यहाँ पर एग्जांपल्स में तो हमें कुछ नहीं दिखाया हुआ इसने, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मजीद प्रैक्टिकली देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको बात समझ आ गई है। अगर आपके पास पॉइंटों में आंसर है, लेट से आपके पास आंसर आ रहा है 1.5, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको, ताकि जो है ना आपके पास आंसर 3 आ जाए, इनके होल नंबर के अंदर आ जाए। ठीक है, बस ये इसका मतलब है कहने का। अगर कहता है यूज दिस होल नंबर रेशियो एज अ सबस्क्रिप्ट। अब ये जो होल नंबर रेशियो है उसको हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, किस तरह लिखेंगे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। आपके पास जो होल नंबर यहाँ पर आए हैं, जो एटॉमिक रेशियोज आपने निकाले हैं, एटॉमिक रेशियोज ही आपकी होल नंबर के अंदर ही आ गई हैं, तो आपको मजीद इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही होल नंबर में आई हुई है ना, पॉइंट में तो नहीं ना आई हुई है आपके वैल्यूज ये। तो आप क्या करेंगे 1 2 लिखा है ना, अब आप इसको लिख देंगे सबस्क्रिप्ट के अंदर। अब मैग्नीशियम का जो रेशियो है वो है 1, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है। और ये जो Cl है ये हमारे पास है 2, तो हम लिखेंगे Cl के साथ उसका सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट होता है जो हम लिखते हैं नीचे, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो ये हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो होप सो हमने उन स्टेप्स को इस न्यूमेरिकल के साथ रिलेट करके ये बातें समझ ली हैं। अब यहाँ पर आपको पता लग गया है इस न्यूमेरिकल के अंदर परसेंटेज जो निकाली है उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली है, जो कि उसने हमें ऑटोमेटिकली दे दी। ये पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, बाकी पॉइंट्स उसने यहाँ पर क्लियर कराए हैं जो कि हमने यहाँ पर समझ के भी आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कहता है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी परसेंटेज उसने किस तरह निकाली है, उसने निकाली है, इसके बाद सैंपल था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसने उसका किया कंबशन एनालिसिस, और कंबशन एनालिसिस ने उसको परसेंटेज ऑफ कार्बन दे दी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे दी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे दी। जब ये सारा कुछ उसको मिल गया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहता है फाइंड आउट इस एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। हमें स्टेप सारे बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हम लिखेंगे किसमें, परसेंटेज को हम लिखेंगे ग्राम्स के अंदर, ये बात याद कर लो। जितनी परसेंट है उतना ही ग्राम, जितनी परसेंट है उतना ही ग्राम, जितनी परसेंट है उतना ही ग्राम। अच्छा, लेकिन एक मसले की बात यहाँ पर है, परसेंटेज कितनी होती है, परसेंटेज होती है भाईजान 100%, ठीक है, 100% होती है। आप मुझे बताएं, आप इसको जमा करें, ठीक है, इसको जमा करें और इसको जमा करें, क्या ये 100% बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, ये बन रही है 102%। तो टेक्निकली उसने यहां पर इस सवाल के अंदर गलती कर दी है, लेकिन इसको सही करने का एक तरीका है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन लिखा है ना 15.62, इसको हम लिख देते हैं 13.62। अब मैं इसको इस तरह क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आगे चलता हूं, मैं बताता हूं आपको 13.62 किस तरह बनाइए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने निकाल ली परसेंटेज को लिख दिया हमने ग्राम्स के अंदर, तो आप इसके केस में, हाइड्रोजन के केस में आप यहाँ पर लिखेंगे 13.62%, और जब ग्राम में करेंगे तो आप लिखेंगे 13.62 ग्राम्स। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो आपके पास ग्राम्स में वजन है डिवाइड करते हैं हम उसके एटॉमिक मास से। तो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन का जो वजन ग्राम्स के अंदर अवेलेबल है उसको डिवाइड करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से, जो कि 1 होता है, आप लिख दिया। अभी 15 नहीं है, ये 13 है, 13.62 है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ गई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो हमने ग्राम में वजन था उसको ऊपर लिख दिया, और ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, उसको हमने नीचे लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगली बारी किसकी है, अगला स्टेप वो है रेशियोस निकालना। अब आप देखते हैं कि इस सब में से सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा नंबर आया, तो ये 15.62 नहीं है बल्कि ये 13.62 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें से, 5.4 है, 13.62 है, 1.35 है। आप कहेंगे सबसे छोटा जो नंबर है ना वो हमारे पास 1.35 है, यानी कि सबसे छोटे मोल्स जो है ना 1.35 है। तो आपने इन सब को जब रेशियोस निकालेंगे तो इन सबको 1.35 से आपने कर देना डिवाइड। सबसे ऊपर लिखेंगे आप कार्बन का जो मोल है 5.4, यहाँ लिख देंगे, नीचे करेंगे आप डिवाइड सबसे छोटे नंबर से 1.35 से।
हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये 13.62 है, डिवाइड कर देंगे 1.35 से, ऑक्सीजन में भी आप इस तरह कर देंगे, तो ये आपके पास इसके आंसर्स आ गए। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई मुझे किस तरह पता लगा ये 15.62 नहीं है हाइड्रोजन की परसेंट, बल्कि 13.62 है। वो मुझे इस तरह पता लगा कि जब मैंने इसको, ये वाला हिस्सा है ना, इसको देखा, तो यहाँ पर मैंने देखा जब मैं अगर स्टेटमेंट में जो गिवन है नंबर 15.62, अगर मैं 15.62 को डिवाइड कर रहा हूँ 1.35 से, तो मेरे पास तो आंसर आ रहा है 11.57, है ना, 11.57 आएगा, आप भी करके देख लो। लेकिन अगर मैं इसको करूंगा 13.62 डिवाइडेड बाय 1.35, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10.0, यानी कि 10 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो बुक ने यहाँ पर आंसर 10 सही निकाला हुआ है, लेकिन 10 आंसर उस सूरत में आएगा जब आप इसको 15 नहीं बल्कि आप 13 करेंगे इसको। हो रही है बात क्लियर? तो बस यहाँ पर हमने 13 है। और एक और रीजन ये भी थी इसकी, मैंने आपको बता भी दिया था कि जब आप इन तीनों की परसेंटेज जमा करते हैं ना, दिस एंड दिस वन, इन तीनों को जमा करते हैं तो ये बन जाएगा 102%। अगर आप इसमें से दो को कम कर दें, तो ये इसको कर दें हम 13.62, तो ये बन जाएगा 100%। ठीक है, तो इस तरह मुझे पता लगी हैं बातें, और आपने यहाँ पर करेक्शन कर लेनी है, ये 13.62 है एक्चुअल में। तो हमारे पास अब क्या होना है, अब लास्ट हमारे पास ये तरीका है कि कार्बन हमारे पास 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 10 हो गए हैं, और ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 1। हम लिखेंगे कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मजीद मैं सिंपलेस्ट रेशो में निकाल सकता हूँ इसको, मजीद कटिंग कर सकता हूँ इसके अंदर। मुझे नजर आया कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 1 अवेलेबल है, तो 1 तो फर्दर करता ही नहीं है। तो इस 1 की वजह से ना हमें बाकी कार्बन को और हाइड्रोजन को भी वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है C4H10O1। O1 लिखो या फिर 1 ना ही लिखो तो बेहतर है, 1 नहीं लिखते होते वैसे, ठीक है, समझाने के लिए 1 लिखा है मैंने आपको बस। तो हमारे पास C4H10 और O, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। तो क्लियर होगी बातें? आपको ये कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ गई है? हमने स्टेप्स को रिलेट करके एग्जांपल के साथ भी सॉल्व कर लिया, और अब हमने ये भी कर लिया कि 15.12 के अंदर क्या गलती थी उसको भी हमने करेक्ट कर लिया, और किस तरह पता लगा हमें यहाँ पर गलती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बस अब हम करते हैं क्विक चेक को सॉल्व करते हैं और फिर लेक्चर को करते हैं खत्म। अच्छा जी बच्चों, अभी आप एम्पिरिकल फार्मूलाज के स्टेप पढ़ के आ चुके हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करके आ चुके हैं, तो आपको स्टेप्स याद हो गए हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आपको परसेंटेज में चीजें गिवन होंगी, आपने उसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम के अंदर। जो परसेंटेज में आपके पास वैल्यू होगी वही ग्राम के अंदर वैल्यू होगी। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने निकालने हैं उनके मोल्स। फिर स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या है, आपने निकालनी है उनकी रेशोस। जब आप रेशोस निकाल लेंगे, अगर तो रेशो का आंसर हमारे पास होल नंबर में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि उसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि प्रॉपर होल नंबर के अंदर हमारे पास आंसर आ जाए। और जो 5वां स्टेप है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो बस यही आपके पास सारे स्टेप्स है जो कि हम बुक के अंदर पढ़ के आए हैं, इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं। अब मैं इसको करता हूँ साइड से रेस, और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आपको स्टेप्स याद हो गए, तरतीब आपको पता है, अब हम खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है आ 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेन 0.418 ग्राम। देखो आपने जो एग्जांपल्स अभी किए हैं और जो आपने स्टेप्स पढ़े हैं एम्पिरिकल फार्मूला के, वहां पर कहता है कि भाई परसेंटेज को कन्वर्ट करना है अपने ग्राम में। तो क्या यहाँ पर परसेंटेज में कोई चीज गिवन है? बिल्कुल गिवन नहीं है। जब परसेंटेज में गिवन ही नहीं है, ऑलरेडी ग्राम में दी हुई है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 तो कैंसिल हो गया ना ऑटोमेटिकली। जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब जो डाटा है वो हमें ये कहता है 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेन 0.418 ग्राम। टोटल जो हमारे पास सैंपल का वजन है ना वो है 0.5 ग्राम, तो मैंने लिखा मैस ऑफ सैंपल जो कि है 0.5 ग्राम। ठीक होगी बात? आगे लिखा है कि जो है ना, जो एंटीमनी है, एंटीमनी हमारे पास क्या है, एक मेटल है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं उसका सिंबल Sb होता है। तो इसका जो मैस है ना, उस पूरे कंपाउंड में से 0.418 ग्राम इसका अपना मैस है एंटीमनी का। और जो दूसरा हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट है ना, वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मैस भी इसने गिवन है 0.082 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने उसका मैस भी लिख लिया। ये तो गिवन डाटा था ना, वो मैंने लिख लिया है। कहता है व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करो, तो टू फाइंड के अंदर मैं लिख दिया एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो हमारा पहला स्टेप था ना, परसेंटेज से आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर, वो तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 आपके पास था कि आपने निकालने हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स निकालने का तरीका पता है ना आपको? जो आपके पास ग्राम में वजन है उसको डिवाइड करेंगे आप किससे? उसके अपने एटॉमिक मास से। यानी कि अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ मैं लिखता हूँ मोल्स ऑफ एंटीमनी। ठीक है, Sb लिख रहा हूं मैं, इट मींस एंटीमनी की बात हो रही है। मोल्स ऑफ एंटीमनी मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसका जो मैस है गिवन वो लिखूंगा 0.418 ग्राम। ठीक है, ग्राम रहना तो यूनिट ना लिखो, जैसे आप इस तरह लिख लो, डिवाइडेड बाय इसका अपना एटॉमिक मैस। इसका अपना एटॉमिक मैस आपको याद करना पड़ेगा, और वो होता है 121.8। ये इसका अपना एटॉमिक मैस है। मैं इसको करता हूँ डिवाइड, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.00343। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। 0.00343, मैं इसको ना यहाँ लिखता हूँ ताकि गलती की कोई चांस ना रहे। 0.003
4 3। ये मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ Sb। सिमिलरली मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन के, बिल्कुल ठीक है। अब ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, इतना है 0.082, और डिवाइड किससे करूंगा, ऑक्सीजन के अपने एटॉमिक मास से, जो कि होता है 16। अब मैं करता हूँ डिवाइड इसको। अच्छा, मैंने डिवाइड किया, इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 0.005125। इतना लंबा आंसर आ रहा है, लेकिन पॉइंटों में आ रहा है, बस आपने ध्यान से लिखना है इसको, बस ख्याल रहे। अच्छा, पहला स्टेप हमारे पास था ग्राम्स वाला, दूसरा स्टेप हमारे पास मोल्स वाला था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमने निकालनी है इसकी रेशोस। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर, रेशोस। अब रेशोस किस तरह निकालेंगे, आपने देखना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, एक मोल आपके पास यहाँ पर ये आए हुए हैं, एक मोल आपके पास ऑक्सीजन के आए हुए हैं, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। अब जज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप गौर करो, ये है 0.003, ये है 0.005, तो 3 छोटा है, 5 छोटा है, 3 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेंगे और इस नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों के मोल्स को। अब रेशोस निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशो ऑफ एंटीमनी Sb। तो इसका नंबर, इसके मोल्स कितने थे, ऊपर लिखेंगे मोल्स को 0.00343, और डिवाइड करेंगे छोटे मोल्स है ना, तो छोटे मोल्स इन दोनों में से कौन से हैं, Sb वाले या ऑक्सीजन वाले, आप कहेंगे सर Sb वाले, तो उसको हम नीचे लिख देते हैं 0.00343। अब आप समझदार हैं, क्या ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, वो ये थे, लिखते हैं इसको ऊपर 0.005125, डिवाइड किससे करूंगा, Sb वाले मोल से, जो कि छोटे वैल्यू थी उसमें से, तो 0.00343। जिस तरह मैंने यहाँ किया उस तरह मैंने यहाँ पर भी डिवाइड कर लिया। याद हो गई होगी अब तक बात आपको ये, कि रेशोज में हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं कि जो दोनों मोल्स हमारे पास थे ना, 2 हो 3 हो कितने भी हो, फिलहाल यहाँ पर 2 हैं, एक ऑक्सीजन और एक एंटीमनी, उन दोनों में से सबसे छोटा आंसर किसका है मोल्स का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, बस ये काम करना है। अब मैं करता हूँ उसको डिवाइड। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर बन रहा है जी 1.49, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 1.5। तो ये मेरे पास आ गई है रेशो 1.5 ऑक्सीजन की, और हमारे पास Sb की जो आई है ना, वो आई है 1। यानी कि यहाँ पर मुझे शो हो गया है कि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं आई। अब सिंपलेस्ट होल नंबर पता है ना, आपको बता के आया हूँ, 1 2 3 में नंबर आए। यहाँ पर जब 1.5 आया है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो स्टेप दिया था ना एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर, जो कि हमारे उन एग्जांपल्स के अंदर काम नहीं आया था, वो यहाँ पर वो स्टेप लगेगा। किस तरह कि अपने जो रेशोज के आंसर है ना, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी भी होल नंबर से। अब मैं किस तरह करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई रेशोज विथ 2। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस रेशियो ऑफ Sb से, तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं 1.5 ऑक्सीजन वाले से करूंगा तो मेरे पास का आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर रेशो, अब रेशो मेरी बन गई है Sb की, ऑफ Sb इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह रेशो ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास बन गई है 2, अच्छा ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 1.5 इसका मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर मेरे पास आ गया 3। अब आपके पास ये सब आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो आपके पास एलिमेंट्स है ना, उनको लिखना है उनकी रेशोज के साथ, और रेशोज कहाँ लिखेंगे आप, उनके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो Sb हमारे पास आ गया 2 और ऑक्सीजन हमारे पास आ गया 3। तो ये आपके पास वो कंपाउंड था जो कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था, Sb2O3। तो ये आपके पास आ गया इसका कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन है तो हम कहते हैं एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। लिख दो आप, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आपने स्टेप्स सीख लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला के, उन्हीं स्टेप्स को प्रॉपर्ली यहां पर लागू कर दिया। तो बस ये हमारे पास क्विक चेक था। अगर आपको ये पसंद आया तो आपने इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर आपको तरतीब से बाकी बुक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।